नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है। सियासत में संभावनाएं हमेशा तलाशी जाती है, टटोली जाती है। राजनीति में हर कोई महत्वाकांक्षी होता है और इन महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने के लिए कई बार लगातार जिसके साथ जुड़े होते हैं उसके खिलाफ होना पड़ता है और जिसके खिलाफ होते हैं उसके साथ होना पड़ता है। ये चीज़ें आपने लगातार देखी भी होंगी। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे 4 जून को, उस समय हमने कहा भी था कि आने वाले वक्त में एनडीए का स्वरूप बदल सकता है। उसमें हमने कहा था कि इंडिया का स्वरूप बदल सकता है, गठबंधनों का स्वरूप बदल सकता है और नेताओं का रूप बदल सकता है। अब ये संभावनाएं जब तलाशी जाती है तो कई सारे पहलू देखे जाते हैं और उसको नाम दिया जाता है आत्मसम्मान का, उसको नाम दिया जाता है स्वाभिमान का, उसको नाम दिया जाता है जनसेवा का। जनसेवा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें एक तरफ होती है, लेकिन नेताओं की अपनी कुर्सी बचाने की चाह, अपना अस्तित्व बचाने की चाह, ये दूसरी तरफ होता है। दोस्तों, नेता पार्टी की लड़ाई लड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अस्तित्व भी जुड़ा होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उसको अपनी पोजीशन बनाए रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और हमने 4 दिन पहले एक संभावना आपके सामने रखी थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक चुनाव और है और वो राज्यसभा का चुनाव है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह कुछ नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निगाह बनी हुई है और राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब संभावनाएं हैं दोस्तों, संभावनाओं पे चर्चा होती है, लेकिन कई बार वो चर्चाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि लगने लगता है कि शायद 1 या 2 दिन में ये अमल में भी आ सकती है। हमने भिवानी की एक नेता कांग्रेस से जुड़ी हुई जो है उनका नाम लिया था। कई अखबारों में, कई चैनलों में लगातार उनके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है। वो नाम था किरण चौधरी का। फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसी भगवान की माया। उनसे पूछा गया था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है, तो भगवान की जैसी इच्छा उन्होंने कहा। उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि वो कल यानी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। मैं सकती है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये चर्चाएं हैं, उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण इसको लेके नहीं आया है और ना ही कोई खंडन इसको लेके आया है। ये बड़ी बात है। नेता आमतौर पर कंफर्म नहीं करते हैं खबरों को, लेकिन खंडन ना करें तो फिर खबर को कंफर्म आधे तौर पे मान लिया जाता है या 70% कंफर्म मान लिया जाता है। खंडन ना आना अपने आप में एक मौन सहमति भी समझा जाता है। लेकिन इसके बाद हरियाणा में खासकर कांग्रेस की राजनीति कैसी बदली जाएगी, क्योंकि एसआर के ग्रुप नाम दिया गया था, एसआर के गुट नाम दिया गया था कांग्रेस में जो हुड्डा के खिलाफ खड़े हैं। उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, इनको मिला के एसआर के बनता है। अब तो ये एसआर के भी अगर ऐसा होता है कि किरण चौधरी पार्टी छोड़ देगी तो एसआर के भी टूट जाएगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले सरकार में तो जरूर रही, लेकिन वो छोटे साझेदार के तौर पे रही। आज उसका कद इतना बड़ा हो चुका है 2014 से लेकर 2024 तक कि भारतीय जनता पार्टी में हर उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य शामिल है जो कभी ना कभी जो परिवार हरियाणा के सिंहासन पे बैठा रहा हो। तो ये परिवारों से लगातार लोगों को टूटना और भारतीय जनता पार्टी में जाना, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और अगर किरण चौधरी जाती है बीजेपी में तो कांग्रेस का स्वरूप कैसा होगा, वो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप कैसा होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी की टिप्पणियों से आप सब वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि जब भी बोलते हैं बेबाक बोलते हैं और बेबाक के साथ साथ तर्क संगत बात करते हैं और राजनीति के जानकार हैं, नब्ज पहचानते हैं हरियाणा की राजनीति के।
तो नवीन जी, चर्चाएं तो अब ये शुरू हो गई है। देखिए, खबर हमने ब्रेक की कि भिवानी से एक नेता कांग्रेस से जुड़ी हुई जो है वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है। अब इतनी प्रबल तरीके से इन बातों को उठाया जा रहा है, और जब किरण चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जैसी हरि की इच्छा, जैसी ऊपर वाले की इच्छा या मर्जी। अब वो मर्जी जो है पूरी होती हुई दिख रही है क्या? देखिए डबास जी, उनका इस बात का खंडन ना करना कि वो कांग्रेस छोड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, तो उनका इससे लगा कि भी कहीं ना कहीं जो खबर, जो सूचना आप तक आई, हम लोगों तक आई, वो खबर कहीं ना कहीं सूचना सही लग रही थी जी। और अब उन्होंने कहा जैसी हरी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा। जी। जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली जी। तब तो उन्होंने ये नहीं कहा ऊपर वाले की इच्छा थी जी। तब तो उसके लिए तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को दोषी ठहरा दिया। जी। अब ये देखो, जब उन्हें लगता है कि वो कहीं बदलाव करना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ कहीं जा रहे हैं जी, तो वो कहते हैं जैसे ऊपर वाले की इच्छा। तो यानी इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना चुकी हैं। उनकी अंदर खाने बात चल रही थी और मुझे लगता है वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। देखिए, लोकसभा चुनावों में रणदीप सिंह सुरजेवाला के दीपेंद्र हुड्डा के जीतने के बाद जी, राज्यसभा की सीट खाली हुई है जी। उसके बाद से हरियाणा की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। तो एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और अपनी दावेदारी भी कहीं और मुझे लगता है कि हो सकता है किरण चौधरी भी राज्यसभा की सीट के दावेदार बने जी, उनकी नजर भी राज्यसभा पर हो। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार से पुत्रवधू है, तो निश्चित तौर पे कद तो राजनीतिक तौर पे बड़ा है, तो उनको अपनी हैसियत के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर वो ज्वाइन करती है, तो अगर ये इतने समय से चर्चा चल रही है नवीन जी, तो कहीं ना कहीं बात भी चल रही होगी बीजेपी के भीतर, या किरण चौधरी तो कहीं ऐसा है कि लगता है ऐसा कि सिर्फ इसलिए चीजें अटकी हुई है कि वो जो चाहती हो वो भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही हो, देना है, कैसे देना है, किस सूरत में दिया जाए, चीजें अभी डेवलप हो रही हो, इस वजह से लेट हो रहा है, या ये सिर्फ चर्चाएं हैं और चर्चाएं चलती है, लेकिन हरि की इच्छा तो देखिए चर्चा नहीं हो सकती। हरि की इच्छा है तो फिर हरि की इच्छा है। देखिए, उनका खंडन ना करना जी कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रही, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रही, और उनका ये जवाब देना कि ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वही होगा जी, तो ये इस बात का कहीं ना कहीं संकेत है। ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर है, उनकी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। हो सकता है अभी उनकी बार्गेनिंग चल रही हो, वो अपनी शर्तों पर आना चाह रही हो, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो देना चाह रही है वो कुछ और लेना चाह रही हो। उनकी जहां तक सेटलमेंट हो रही होगी, तो जब तक वो लगता है बात पूरी नहीं होती तब तक वो वहां रुकी हुई है। वो बात आज पूरी हो जाए, उनकी वो मांग कल पूरी हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी क्या मांग है, भारतीय जनता पार्टी उसे किस हद तक मानने को तैयार होती है। जैसे ही उनकी ये बार्गेनिंग हमेशा नेताओं की चलती है जी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें खोई हैं हरियाणा में जी, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब अपना रोड शो किया 3 दिन पहले, उन्होंने कहा जो कमी रह गई है उसे हम विधानसभा में पूरा कर देंगे। तो विधानसभा में पूरा कर देंगे, इसका मतलब विधानसभा में निश्चित तौर पर वो इस कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए जी। मुझे लगता है इसके लिए वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निगाह गड़ाकर बैठे हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक रहे हों, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के विधायक रहे हों। वो इस बात का आंकलन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि विधानसभा में कौन कौन से नेता को हम अपनी पार्टी में ले आए जो वहां से सीट निकाल लें और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए हरियाणा में। अगर किरण चौधरी शामिल होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो भिवानी में तो भारतीय जनता पार्टी देखिए
मजबूत तो होगी और काफी मजबूत हो जाएगी। निश्चित तौर पर लोहारू से खुद भिवानी जेपी में दलाल हैं और भिवानी शहर से जो है वो बीजेपी के विधायक है ही। तो इसके बाद किरण चौधरी अगर आती है तो पूरे भिवानी और चरखी दादरी देखिए दोनों निश्चित जिलों तौर में। पर भिवानी पर, पूरी भिवानी सीट पर उनका अच्छा दबदबा है। जी चौधरी बंसीलाल हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस के अलावा उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी अपनी पार्टी बनाई, जी। सरकार बनाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार रही। और बंसीलाल की पुत्र वधू होने के नाते ही आज इनकी जो राजनीतिक पहचान है, बंसीलाल की पुत्र वधू के रूप में इनकी पहचान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। किरण चौधरी कांग्रेस की तेज तरार नेत्री हैं। जी भले ही भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, जी लेकिन किरण चौधरी कभी भी उनके काबू नहीं आई, जी क्योंकि किरण चौधरी की पकड़ कांग्रेस हाईकमान तक रही। लेकिन एक दबदबा रहा उनका किरण एक। चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में आती है जी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत की सांस तो मिलेगी कहीं ना कहीं। उन्हें भी लगेगा कि चलो एक विरोधी हमारा और गया। लेकिन भिवानी वो में ये चाहते हैं कि कमजोर उनके भी जो, होगी, देखिए। देखिए भिवानी निश्चित तौर से कांग्रेस कमजोर होगी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। जी लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कांग्रेस में उनका अपना वर्चस्व रहे, उनके विरोधी चले जाएं। कुलदीप बिश्नोई पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके। चौधरी वीरेंद्र सिंह को उन्होंने डाउन कर दिया जी उनको उन्होंने लोकसभा में टिकट नहीं लेने दी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा रह जाएंगे अगर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो। क्योंकि रणजीत सुरजेवाला पिछले कुछ समय से चुनावी राजनीति से एक्टिव नहीं है, वो संगठन में काम कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है उनसे कोई ज़्यादा एलर्जी भी नहीं है, ज़्यादा परेशानी भी उनसे नहीं दिखाई दे रही। नवीन जी, राजनीति कैसे बदलती है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले, जैसे मैंने कहा कि छोटे तौर पे सत्ता में जरूर रही, साझेदार कभी 8 विधायक आ गए, कभी 4 विधायक आ गए, कभी 2 आ गए और सरकारें बनी तो उनमें समर्थन दिया, साथ हो गए। लेकिन चौटाला की सरकार हरियाणा में बनी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही, चौधरी बंसीलाल की सरकार में रही जी, तो ये उनके साथ साझेदारी में रही है। लेकिन कैसे राजनीति का स्वरूप बदलता है, रूप बदलता है कि इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि अब तो भजनलाल, बंसीलाल और देवीलाल तीनों के परिवार भारतीय जनता पार्टी में हो जाएंगे। किरण चौधरी होती तो तीनों के परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सियासत कैसे बदलती है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सियासत का रंग कब बदलेगा, ये सतरंगी सियासत है और इस सतरंगी सियासत में कौन सा रंग कब बदलेगा ये पता नहीं चलता। अच्छा, जो लोग मान लीजिए कांग्रेस से अलग होते हैं या भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, वो विचारधारा का नाम लेके अलग होते हैं, या सच में विचारधाराओं के लिए या समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अलग होते हैं, या कल्याण का रास्ता सिर्फ अपने ही घर तक पहुंचता है? डबास जी, जिसने समाज कल्याण करना होता है वो राजनीति में कहाँ आता है जी। सिद्धांतों की राजनीति तो दशकों पीछे चली गई। अब तो हर आदमी ऐसा लगता है चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी, और उसके बाद वो उसको लाभ नहीं कमाता, उसको मल्टीप्लाई करता है। देखिए, बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी बनाई, किससे अलग होकर बनाई? और फिर कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने बनाई। फिर किस में विलय किया उसका? फिर कांग्रेस में विलय हुआ। कांग्रेस में विलय किया। ऐसे ही भजनलाल जी ने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस जी, और फिर उसका विलय फिर कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस में किया। तो जिससे आप सिद्धांतों के नाम पे अलग हो रहे हैं, उसी पार्टी में फिर अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, एक अलग पार्टी बनाते हैं, अपने साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, नेताओं को जोड़ते हैं, कुछ विधायक भी आप बना लेते हैं, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आप उस स्थिति में नहीं है कि आप अपने वर्कर या अपने लिए कुछ कर पाए, तो फिर वापस उसी पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, हम तो फिर सिद्धांतों की लड़ाई रही कहाँ? देखिए, सिद्धांतों की राजनीति में सिद्धांत तो रहे नहीं जी।
आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता था जी। आज वहाँ कहाँ कैडर है? आज भारतीय जनता पार्टी में भी दूसरी पार्टी के नेताओं को ला करके चुनाव लड़वाया जा रहा है। लोकसभा में आप और देखिए, सिर्फ आधार जिताऊ कैंडिडेट सिर्फ उनको ये चाहिए कि सरकार हमारी बने, हमारे पार्टी के नेता जीते। भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, हम भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई। और इसको तो उन्हें सबसे भी सबसे अनुशासित पार्टी माना जाता था। इसको तो ये तो वो पार्टी है जहां पे कहा जाता है कि सूचना आई और सोचना बंद। देखिए, सूचना आई और सोचना बंद, अब वो समय मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का चला गया। जब भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से नाता टूट गया, मुझे लगता है बरसों पुराना भारतीय जनता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, तो आरएसएस से उसका नाता था। वो नाता इस चुनावों में पहली बार हमने देखा टूटा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, चुनावों में संघ की जरूरत नहीं है। और उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। चुनावों में प्रतिक्रिया दी, संघ की ओर से दी गई, संघ की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। नहीं तो ऐसा कभी आरएसएस ने कभी किसी मंच पे भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं करी। इस बार भी भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए सब कुछ कहा। मोहन भागवत ने, अब ये देखिए, उन्होंने कहा कि अहंकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में बड़े पद पर अहंकार नहीं होना चाहिए, झूठ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा 1 साल से नागालैंड में आग लगती रही, हिंसा होती रही, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि आपके सामने जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनका सम्मान बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने कहा वो प्रतिपक्ष है, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। जी, उन्होंने इसका मतलब ये कह दिया सीधे तौर पे कि आप जो है किसी को कुचलने की राजनीति करते हैं। हाँ, देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कभी संघ से कभी अलग नहीं होते देखा था, लेकिन इस चुनावों में पहली बार ऐसा लगा कि ये आम आदमी ने भी महसूस किया कि आरएसएस इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं सक्रिय नहीं था। लेकिन फर्क तो नहीं पड़ता दिखता इन बयानों का या इन स्टेटमेंट्स का। कोई अगर फर्क पड़ता हुआ दिखता तो ऐसी सूचनाएं सामने आती या ऐसी चर्चाएं चलती कि अभी भी कांग्रेस से जैसे चर्चाएं चल रही है, किरण चौधरी जा रही है या किसी और पे निगाहें गड़ा के बैठे, तो पार्टी फिर अपने ही वर्कर को जो 20 सालों से या जिंदगी बीत गई उनकी दरी बिछाते हुए, अब पार्टी उन कार्यकर्ताओं को प्रमोट करती, उन नेताओं को प्रमोट करती। लेकिन अभी भी पार्टी की इच्छा तो ये है कि सिर्फ वो आए सामने जो जीत सकते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी से चाहे वो बाहर से। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेशों में हो जी, उनको सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए चाहिए कि हमारी पार्टी के पास ज़्यादा सीटें आ रही हैं, हमारी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना रही है, हमारी पार्टी प्रदेशों में अपनी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी सिर्फ सरकार बनाना रह गया, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो इनेलो के हों, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के हों या किसी और पार्टी के नेता हों। उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं। और इसमें जो इनका कैडर बेस वर्कर था वो आज दबकर रह गया है। जी, आप ये देखिए, अगर उनसे हम जब बात करते हैं तो बेचारा दुखड़ा रोता है, हम लोगों ने झंडे उठाए, डंडे उठाए, दरियां बिछाई, कुर्सियां बिछाई। वो कहते हैं हम लोगों ने मेहनत करी, लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है पार्टी। और नारे किसी और के लगा रहे हैं। कांग्रेस में ये कल्चर हमेशा से रहा। जी, चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। उनके जो कार्यकर्ता थे वो भले ही अपने नेता के साथ जुड़े रहते थे, लेकिन चुनावों में वो भी पैसा लेते थे। जी, उनको भी पैसा बांटा जाता था। लेकिन अब वही नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर भी बदल गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पैसे की राजनीति करने लगे। लेकिन नवीन जी, बड़ा सवाल ये है कि सियासत के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अपनाते हैं। चाहे जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल, कोई भी पार्टी या कोई भी दल रहा हो, कोई संगठन या निर्दलीय, हथकंडे अपनाता है। लेकिन लोग समझते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। सबक
देखिए, एक बार तो आपको सिर माथे पे बिठा लेंगे, आप झूठ सच बोल के लोगों को किसी तरह बरगला के या कोई ऐसे वादे करके जिनसे लोगों की उम्मीद बंधी हो, वो करके आप सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन अगर चीज़ें पूरी नहीं होती तो लोग वो हाल भी करते हैं जो देखा है। एक बार तो 2024 में ही ये लगने लगा था कि जो है वो हो सकता है बीजेपी 200 पार भी ना जाए। हालांकि जो हुआ है 240 सीटें आई है ना। एक बार तो ये लगने लगा था कि क्या होगा अब, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार बन चुनाव पाएगी। से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने इस बार 400 पार का नारा दिया था। तो जनता की समझ में आती तो है चीजें। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि कांग्रेस में तो पैसे की राजनीति हमेशा होती रही। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, नरेंद्र मोदी ने सारे देश को यही कहा था कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, काला धन हम वापस लाएंगे, हमारी सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये सब तो नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, देखिए ये एक बड़ा खुलासा था जो आम आदमी की समझ में आया। क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड चंदा था जो दबाव में लिया गया, दबाव में दिया गया और उसको उजागर नहीं और किया सारा उजागर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उजागर करना पड़ा। तो जब पार्टी और सरकार इतने बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया हो और उसका खुलासा जनता के सामने आया, तो 400 पार का नारा और नरेंद्र मोदी की गारंटी दोनों धरी रह गई। लोग समझते हैं। तो हरियाणा में जो हो रहा है समझेंगे लोग। मुझे लगता है कि हरियाणा में माहौल अभी तक बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन भी, सरकार भी अब रिवाइवल की तरफ लग गई है। नुकसान को किस तरीके से उसकी भरपाई हो, किस तरह से उसकी पूर्ति की जाए, कैसे विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत लिया जाए, उनका एक ही टारगेट सेट हो गया, वो उसी टारगेट पे लग गए हैं। एक बड़ा सवाल मेरे को ये आपसे जानना या इसकी विवेचना करनी है नवीन जी, कि दो बड़े नाम या बड़े घराने हरियाणा की राजनीति के, चौधरी भजनलाल और बंसीलाल जी। भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, क्या कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में अब उतना ही बड़ा कद है जितना कभी कांग्रेस में होता था या भजनलाल जी के होते हुए होता था, या कांग्रेस छोड़ने के बाद अगर छोड़ती है, अगर किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ती है, तो जो बंसीलाल परिवार का एक रुतबा था। हालांकि देखिए, मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ जो हुआ है, उनका गुस्सा होना और उनका नाराज होना भी लाजमी था। एक तो टिकट कटी, उसके बाद स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट में जो आई, पहली लिस्ट में तो उनका नाम तक नहीं था। तो देखिए, आदमी, जब मैंने कहा कि स्वाभिमान और उसके लिए लड़ाई लड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो वो लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन वो कद जो उनका फिलहाल भी कांग्रेस में माना जाता है कि वो हाईकमान के बिल्कुल नज़दीक है, और कुलदीप बिश्नोई को भी माना जाता था कि भाई एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म पे वो है कांग्रेस में, उनका कद है। वो भिड़ जाते थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या प्रदेश कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो। अभी डबास जी, पहले तो कुलदीप बिश्नोई और फिर किरण चौधरी, अगर वो आती है तो। देखिए डबास जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल जी राजनीति के दोनों बड़े नाम रहे हैं। चौधरी देवीलाल, ये तीन लाल हरियाणा के माने जाते थे कि
कि हरियाणा की राजनीति के 3 लाल। क्योंकि देवीलाल परिवार का मैं इसलिए नहीं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 12 मार्च को आप सबने देख लिया, देवीलाल परिवार से दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ ही सरकार चला रहे थे और जब सरकार में से निकाला गया, उनको अलग किया गया, तो मुझे जहां तक अंदाजा है शायद उनको बताया भी नहीं गया होगा कि आपको सरकार से अलग किया जा रहा है एकदम वो से। तो आखिरी मूवमेंट पे उनको कहा गया भी समर्थन, भाई अब हमें आपके समर्थन की जरूरत नहीं है और हम अपने दम पर सरकार चलाएंगे। हालांकि उनके जो है देवीलाल जी के बेटे जो हैं रंजीत सिंह चौटाला, वो उनको लेके तो अभी भी ये कृषि बिजली मंत्री होने को लेके थोड़ा सा ये चल रहा है कि अभी सरकार में वो बिजली मंत्री हैं, तो उसको लेके भी कुछ लोग। देखिए उनका भी विवाद शुरू हुआ। हाई कोर्ट के एक वकील ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल को भी इसकी शिकायत की है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखित में दिया है। लेकिन बात कद की है, कद कुलदीप बिश्नोई का, देखिए कद किरण चौधरी का। और किरण चौधरी दोनों भजनलाल और बंसीलाल हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम रहे। कांग्रेस में इनकी तूती बोला करती थी। कांग्रेस हाईकमान में चाहे चौधरी भजनलाल रहे हों चाहे चौधरी बंसीलाल रहे हों जी, हाईकमान हरियाणा का कोई भी फैसला लेती थी, इन दोनों से पूछे बिना कोई फैसला नहीं होता था। फैसले इन दोनों की सहमति से होते थे जी। और उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जी, इन दोनों के बच्चों ने, चाहे वो किरण चौधरी ने बंसीलाल परिवार की सत्ता संभाली जी, वहाँ कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली जी। ये उस जो उनका राजनीतिक कद था वो उसे मेंटेन नहीं कर पाए जी। वो कांग्रेस में भी नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तो निश्चित तौर से और ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान में उनकी पकड़ थी जी। कांग्रेस हाईकमान उन्हें वो मान सम्मान, वो इज्जत देता था, उनकी वो सुनवाई हुआ करती थी कांग्रेस में जी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह के साथ अपने एक संबंध बनाए जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें टिकट नहीं दी गई, तो निश्चित तौर पे उनका कद यहाँ पर घटा है जी। और अगर मुझे लगता है किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो निश्चित तौर से यहाँ उनकी वो पूछ नहीं होगी जो कांग्रेस में उनकी पूछ है, क्योंकि कांग्रेस में आज भी पार्टी हाईकमान में उनकी पकड़ है। गांधी परिवार के साथ उनके सीधे संपर्क हैं, उनका सीधा मिलना जुलना आना जाना आज भी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो चर्चाएं चल रही है वो परिणाम तक शायद इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि स्थान को लेकर जरूर मंथन चल रहा होगा, कहीं ना कहीं समीक्षा, कहीं ना कहीं मंथन जरूर चल रहा होगा। वो भी अपने जो उनके सिपा सालार होते हैं उनके साथ बैठ के चिंतन मंथन करते हैं कि हमें ये फैसला लेने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भले ही उन्हें कोई पद मिल जाए, भले ही उन्हें कोई कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो मान सम्मान, वो स्थान जो चौधरी भजनलाल या चौधरी बंसीलाल का बीजेपी में आप बार्गेनिंग तो तब तक कर सकते हैं ना जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, आप संगठन के बाहर हो। जब अंदर आ गए तो आपको तो फिर उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा कि सूचना आई सूचना बंद। देखिए डबास जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जी और नरेंद्र मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे मनोहर लाल हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि माने जाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से मंत्रिमंडल के पहले 10 कैबिनेट मंत्रियों में उनको स्थान दिया, 8वें नंबर पर उनको शपथ दिलवाई, 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए जी। और आज भी हरियाणा की कमान पीछे से मनोहर लाल संभाल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है जब तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व उनका रहेगा, तब तक हरियाणा की राजनीति में चाहे कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता आ जाए, मनोहर लाल के पास कमान हरियाणा की रहेगी। तो दोस्तों, सियासत में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई होती है, सियासत में
दबदबे की लड़ाई होती है, और ये दबदबे की लड़ाई जो है वो बार्गेनिंग तक भी पहुंचती है। जब दल बदले जाते हैं, ये संभावनाओं पे पहुंचती है। ये तलाशा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऊंचे कद में किसी दल में है तो दूसरा दल अगर वो ज्वाइन करता है तो वहाँ उसका क्या स्थान रहेगा। शायद स्थान को लेकर ही हमेशा लड़ाई होती है, कार्यकर्ता और संघर्ष की बात की जाती है, लेकिन वो संघर्ष किसके लिए होता है, ये नवीन जी ने आज खुलासा किया है। ये शो आपको कैसा लगा? आपकी टिप्पणियों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर शो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि नवीन धमीजा जी और हम काफ़ी मेहनत करते हैं ये शो बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब्बास जी। धन्यवाद दोस्तों।